नीलगिरी पर्वत के पास स्वर्णगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहां के महाराज बेला सिंह के केवल एक ही संतान कुमारी स्वर्णलता थी। राजकुमारी स्वर्णलता रूप और गुण में अद्वितीय थी। ऐसा मनोहर रूप महाराज इंद्र के दरबार की बड़ी बड़ी अप्सराएं के भी नसीब नहीं था। उसके रूप की धूम सारे संसार में मची थी। बड़े बड़े राज्य के राजपूत राजकुमारी की शर्त का जब उन्हें पता चला तो उन्हें निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता था। राजकुमारी स्वर्णलता की उम्र 17 और 18 के बीच थी। समय के अनुरूप सुंदरता भी उसमें काफी थी। वह रोज सुबह अपनी सहेलियों के साथ पालकी पर चढ़कर कृष्ण नदी के राजघाट पर स्नान करने जाती। वह राजघाट के महल की औरतों के लिए बनवाया गया था। राजकुमारी की पालकी के पीछे पीछे राज्य के सुयोग्य योद्धा घुड़सवार सैनिक रक्षा के लिए चलते थे। एक बार राजकुमारी स्नान कर रही थी। सहेलियां पालकी सजा रही थी कि राजकुमारी के नदी के पानी में एक भयंकर आकृति की परछाई दिखाई पड़ी। राजकुमारी चीख उठी और मारे भय के बेहोश हो गई। इधर चीख सुनकर तमाम सहेलियों ने दौड़कर उन्हें संभाला। सैनिकों ने नदी किनारे इधर उधर घोड़े दौड़ाए, लेकिन किसी भयंकर जीव अथवा मनुष्य का कोई पता नहीं चला। सब घर लौट गए। राजकुमारी की अचानक बेहोशी की खबर सुनकर महाराज बेला सिंह घबरा उठे। राज्य के बड़े बड़े नामी हकीम, ओझा और टोटका वाले औघड़े बुलवाए गए। राजकुमारी स्वर्णलता को कोई होश में ना ला सका। राजकुमारी को स्वप्न हुआ कि एक कुबड़ा खड़ा है। उसके बड़े बड़े दांत और अग्निकुंड से जलती हुई दोनों आंखें उसकी सूरत और भी भयानक बना रही हैं। उसके गले में नरकंकालों की माला पड़ी हुई है। कपड़ों की जगह उसने चीते की खाल ओढ़ रखी है। राजकुमारी काफी डर चुकी थी कि उसने स्वप्न में ही उसको बड़े बड़े होठों को हिलाते देखा। उस भयानक कुबड़े ने कहा, हे राजकुमारी स्वर्णलता, मैं भयंकर घाटी का जादूगर बैताल सिद्ध हूं। तेरे रूप की मोहिनी ने मुझे तुझे पाने के लिए मजबूर कर दिया है और सारी दुनिया मेरे भय से कांपती है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि तुझे जबरदस्ती अपनी रानी बनाऊं, अतः तुझे 1 साल भर की मोहलत देता हूं। इसके अंदर तूने मेरी रानी बनना कबूल नहीं किया तो मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता बेला सिंह को स्वर्णगढ़ को शमशान बना डालूंगा। ऐसा कहकर अपनी नरकंकालों की माला वहीं जमीन पर पटक कर क्रोधित हो अदृश्य हो गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तब उसने देखा कि दर्जनों खोपड़ियां उसके शयन कक्ष में इधर उधर लुढ़की पड़ी हैं। मारे घबराहट के राजकुमारी पसीने पसीने हो गई और उसने रात का सारा किस्सा महाराज से कहा। तभी से महाराज बेला सिंह और राजकुमारी उदास रहते थे। एक दिन की बात है कि राजकुमारी स्वर्णलता की प्रिय सखी कामिनी ने राजकुमारी को एकांत में पाकर पूंछ ही डाला। कामिनी ने कहा, राजकुमारी जी, सुख और आनंद के तमाम साधन आपके पैरों में पड़े रहते हैं। आपके मनोरंजन के लिए हम सखियां सदैव आपके एक एक बात का ख्याल रखती हैं। चांद और सूरज आपके रूप के आगे फीके लगते हैं। बड़ी बड़ी अप्सराएं भी आपके रूप का लोहा मानती हैं, फिर भी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? हे सखी, अपने हृदय की व्यथा को खोलकर मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। राजकुमारी ने कहा, सारी जिंदगी एक जानवर की कैद में रहने से अच्छा है कि मर ही जाऊं। दिन खाए जा रहा है, काश यह दिन आने के पूर्व ही मैं मर जाती तो अच्छा था। सारी जिंदगी एक जानवर की कैद में। राजकुमारी स्वर्णलता को इस हालत में देख कामिनी भी बड़ी दुखी हुई, किंतु बड़ी ही नीति निपुण थी। उसने कहा, सखी, इस तरह चिंता में घुलने से कोई फायदा नहीं। उचित तो यह है कि इसके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, तो एक काम किया जाए।
सारे देश में महाराज से ऐलान करवा दिया जाए कि जो वीर पुरुष भयंकर घाटी के नराधाम जादूगर बैताल सिद्ध को मार उसकी लाश ले आएगा, उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। दूसरे दिन तमाम राज्यों में डंका पिटवा दिया गया कि जो वीर पुरुष भयंकर घाटी के नामी जादूगर बैताल सिद्ध को मार उसकी लाश कुमारी के पास ला सकेगा, उससे राजकुमारी स्वर्णलता विवाह करेगी। देर ना लगी कि यह खबर समस्त देशांतर में बिजली की तरह फैल गई। वे राजपूत राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने के लिए मचल उठे, लेकिन जब राजकुमारी से बैताल सिद्ध का नाम सुना तो कलेजे दहल गए। सभी जानते थे कि वह नीच बैताल सिद्ध चाहे तो इस संसार को अपनी जादू की आंधी में उड़ा सकता है, बड़े बड़े पर्वतों को धूल बना सकता है। सभी आतंकित हो उठे थे। तरह तरह की अफवाहें उठ खड़ी हुई थी कि यह राजकुमारी या तो जीवन भर कुमारी रहेगी या उस बैताल सिद्ध की दासी बनेगी। भोली राजकुमारी जब अपने गुप्तचरों के द्वारा इस अफवाह को सुनती तो दुख के मारे कांप जाती। यह घोषणा उज्जैन नगर के महाराज विजय सिंह के दरबार में पहुंची तो एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दरअसल महाराज विजय सिंह के पूर्वजों ने वीरता में अपना शान ही नहीं रखा था। अपनी पुरानी शान की स्मृति मात्र से ही विजय सिंह फड़क उठे, लेकिन बैताल सिद्ध का नाम भी तो कोई हंसी खेल नहीं था। अतः किंचित दुखी होकर उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मेरे वीरों यह उज्जैन नगर की भूमि रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी वीरता और राजपूतों के नाम पर कलंक नहीं लगने दिया। महाराज विजय सिंह की दृष्टि चारों तरफ यह देख रही थी कि कौन सा वह जननी का सच्चा सपूत है जो इस आपत्ति काल में उज्जैन की मर्यादा की रक्षा कर सकता है। विजय सिंह के छोटे भाई राजकुमार अजय सिंह भी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे यह बात बर्दाश्त न हुई कि उज्जैन की वीरता के माथे पर कायरता के कलंक का टीका लगे। अतः उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया कि मैं इस बैताल सिद्ध को मारकर राजकुमारी स्वर्णलता को लेकर ही लौटूंगा। जब तक कि महाराज विजय सिंह उन्हें समझाते बुझाते कि अजय सिंह दरबार से जा चुका था, वहां से सीधे अपने अस्तबल पहुंचा और सेवक को हुक्म दिया कि शीघ्र ही मेरे वायु वेग घोड़े को सजा कर लाओ। राजकुमार अजय सिंह इसी घोड़े पर सवार होकर स्वर्णगढ़ की ओर रवाना हुआ। इधर राजकुमारी स्वर्णलता अपने सखियों समेत अपने राजमहल के ऊपरी कोठे पर पलंग पर बैठी आराम कर रही थी। सखियां सामने आकर वीणा के तारों से खेल रही थीं कि अचानक बड़े जोरों की हवा चलने लगी। बिना बादल बिना किसी रुख इस अनुचित आंधी से राजकुमारी तथा सारी सखियां आश्चर्य में पड़ गईं। राजकुमारी के इशारे पर सहेली ने राजमहल के ऊपर के कोठे पर चढ़कर आकाश की ओर दृष्टि फेरी तो उसने देखा कि कोई राजकुमार एक अश्व पर चढ़ा उड़ता हुआ आ रहा है। सभी को बड़ा ही कौतूहल हुआ। बड़े बड़े सभी राज कर्मचारी बाहर निकल आए और सभी की नजर आसमान पर थी। इसी बीच कुमार अजय सिंह स्वर्णगढ़ के राजमहल के सदर फाटक पर उतरते ही उसने द्वारपाल के द्वारा अपना पैगाम महाराज बेला सिंह को भेजा। भला महाराज बेला सिंह उस सूचना को पाकर क्यों ना खुश होते। अतः तुरंत आज्ञा दे कि उस वीर पुरुष को राज सम्मान के साथ दरबार में ले आओ। आगे राजकुमार अजय सिंह था, उसके पीछे राजा के मंत्री, दीवान आदि कर्मचारी दरबार में हाजिर हुए। तब महाराज बेला सिंह आसन से उठकर अजय सिंह का स्वागत किया और संबोधित करते हुए बोले, हे राज दरबारियों, अभी अभी जिस वीर पुरुष का हमने स्वागत किया है वह उज्जैन के राजा विजय सिंह के छोटे भाई अजय सिंह हैं। उन्होंने ही बैताल सिद्ध जादूगर को मारकर उसकी लाश यहां तक लाने का वादा किया है। यह खबर सुनकर दरबारियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई।
लेकिन इसकी सफलता में किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि बैताल सिद्ध की भयानक और उसकी अपार मंत्र शक्ति को सभी जानते थे। इधर राजभवन में राजकुमारी स्वर्णलता भी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, महाराज अजय सिंह सफल हों और उनकी पत्नी बनूं। निदान 4-5 दिन बेला सिंह की आओ भगत स्वीकार करने के पश्चात अजय सिंह ने महाराज से विदा मांगी और भगवान को नमस्कार करके भयंकर घाटी की खोज में रवाना हुए। वायु वेग अश्व पर सवार अजय सिंह पहले दिन सुबह से शाम तक चलते चलते थक चुका। तमाम पहाड़, नदी, नाले और जंगल पार करता वह एक ऐसी दिशा में बढ़ा जा रहा था जिसका उसे कुछ भी ज्ञान न था। वह मन में बहुत ही चिंतित हो रहा था कि यह भयंकर घाटी किस स्थान पर स्थित होगी। इसी तरह सोचते हुए तथा चलते हुए काफी रात्रि हो चुकी थी। आसमान में धुंधला सा चांद उदित हो चुका था। इस समय अजय सिंह वायु वेग अश्व की गति धीमी करके एक घने जंगल के निर्जन पथ से गुजर रहा था। किसी सी की हल्की आवाज सुनते उसका मन उकता सा गया। बीच झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज होती थी। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर छोटे छोटे जंगली जीव जंतु चौकन्ने हो जाते थे। रह रहकर कुछ देर बाद कभी हाथियों का चिंघाड़ना और जंगली कुत्तों का भौंकना सुनाई पड़ता था। अभी तक जंगल की भयानकता के बीच में भी वह अपने कलेजे को थामे चला जा रहा था। उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। थकावट और सुस्ती ने उसे इस तरह दबा लिया था कि जैसे वह घोड़े से गिर पड़ेगा। वायु वेग भी काफी थक चुका था। निदान राजकुमार अजय सिंह ने विचार किया कि वह विश्राम करना चाहिए, लेकिन आराम करने के लिए उसे आश्रय नहीं नजर आ रहा था। निदान चलते चलते वायु वेग अश्व हिनहिनाया। अजय सिंह ने स्पष्ट देखा कि एक जंगली सुअर रास्ता पार कर गया था। सामने जो नजर दौड़ाई तो करीब आधे मील के फासले पर एक अग्नि कुंड सा जल रहा था। उसने घोड़ा बढ़ाया। क्षण भर में वह उस अग्नि कुंड के समीप पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर पहुंचकर अजय सिंह ने जो कुछ देखा उससे और भी भयभीत हो बैठा। यह तो कोई शमशान था। दोनों चिताओं की अग्नि धीरे धीरे ठंडी हो चली थी। तीसरी चिता जल रही थी। पास ही एक सरोवर था। इधर उधर कुछ कुत्ते और सियार हड्डियां चबा रहे थे। किसी मनुष्य का वहां पता नहीं था। अचानक राजकुमार ने सरोवर के निकट स्थित एक कुटिया देखी। उसके अंदर एक वृद्ध साधु बैठा था। उसके जर्जर शरीर पर उसकी लंबी सफेद दाढ़ी अत्यंत शोभायमान हो रही थी। वह गले और बाहों में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। बगल में एक कमंडल रखा हुआ था। साधु समाधि लगाकर बैठा हुआ था। राजकुमार की इच्छा उत्तरोक्त बढ़ती चली गई कि चलकर समीप में देखें कि क्या माजरा है। उसने देखा कि कमंडल सूखा था। चारों ओर घनी धूल की परतें जमी थी। साधु का शरीर बिल्कुल सूखे चमड़े की तरह ऐठा हुआ दुबला पतला था। तन की हड्डियां स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। कुटी के द्वार तक पहुंचकर राजकुमार सहसा रुक गया और सोचने लगा कि इस भयानक जंगल में वह शमशान कैसा है। फिर यहाँ पर यह साधु कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार ने पुनः सोचा कि साधु को समाधि से जगाना उचित नहीं, अतः प्रणाम कर वह सरोवर के निकट जाकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। कुछ समय तक राजकुमार जागता रहा। शायद उसे यह डर था कि इस निर्जन स्थान में कोई खतरा ना पैदा हो जाए। फिर अपनी जगह से उठा। कमर की पेटी खोलकर तलवार को वहीं रख सरोवर में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और कुछ जल पीकर सीधे वायु वेग अश्व के पास आकर उसे सहलाया और उसके कान में कहा, देख वायु वेग, मैं तो सोने जा रहा हूं। बीच अगर कोई खतरा उपस्थित हो तो तुम मुझे जगा देना। अपने मालिक के कथन को स्वीकार करते हुए वायु वेग ने गर्दन हिलाई और राजकुमार अपने स्थान को साफ कर वहीं लेट गया। दिन भर का थका मांदा था, अतः शीघ्र ही नींद ने उसे धर दबोचा।
राजकुमार को सोए हुए कुछ पहर मुश्किल से बीता होगा। रात्रि का मध्य बिल्कुल समीप था। डरावनी रात का दूसरा पहर बीतने को था कि बुझती हुई चिता अचानक जल उठी। चिता से इतनी भयानक लपटें उठ रही थी कि जैसे सारे शमशान को जलाकर राख कर देगी। वायु वेग इस अचानक घटना से चैतन्य हो उठा। वह अपने दोनों आंखें ऊपर को उठाकर इस दृश्य को देखने लगा। जलती चिता से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस की बड़ी बड़ी फटी हुई आंखें थीं और दो बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए डरावने लग रहे थे। डेल डाल में पर्वत के समान भयानक था। दोनों भुजाओं में एक बेहोश सुंदरी को बहुत संभाले हुए था। वायु वेग स्तब्ध रह गया एवं बड़े जोरों से हिनहिनाकर उसने आने वाले खतरे की सूचना राजकुमार को दी और अपने पांव खुरेदने लगा। इस बार राक्षस का ध्यान घोड़े की तरफ गया। उसने इस घोड़े को देख इतने जोरों से अट्टहास किया कि जैसे उसके गगन भेदी स्वर से आकाश में छेद हो गया हो। राजकुमार ने निद्रा से उठकर अचानक यह दृश्य देखा तो हड़बड़ा गया। वायु वेग ने राजकुमार को इशारा किया कि वह उसकी रस्सी खोलकर उस पर सवार हो जाए और दोनों उस भयानक स्थान से भाग निकले। राजकुमार सब कुछ समझ चुका था, अतः वायु वेग की तरफ दौड़ा। लेकिन ज्यों ही घोड़े को रस्सी खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तभी देखा कि घोड़े की रस्सी के ठीक ऊपर वट वृक्ष से एक अजगर लिपटा हुआ है। अजगर को वायु वेग ने अभी तक नहीं देखा था। राजकुमार ने जोर से चित्कार किया कि वायु वेग ऊपर दृष्टि उठाई और उस अजगर को देखकर रस्सी तुड़ाकर भागने की कोशिश में झटका देने लगा, लेकिन सफल ना हुआ। इतने में उसे अजगर ने दबोच लिया और धीरे धीरे अपनी ऐंठन मजबूत करने लगा। राजकुमार अपने प्रिय घोड़े को इस तरह मुसीबत में पड़ा देख कांप उठा। राजकुमार ने सोचा कि अब मृत्यु असंभावी, अतः लड़ते लड़ते क्यों ना मारा जाऊं। ऐसा विचार मन में आते ही अजय सिंह ने झट तलवार म्यान से निकाली और एक बार में उस अजगर के टुकड़े टुकड़े कर उसने वायु वेग को मुक्त कर दिया। इसके बाद वह उस दैत्य को और लपका। उस विशालकाय दैत्य ने पुनः गंभीर हंसी के साथ उत्तर दिया, ऐ राजकुमार, मैं तुम्हारी वीरता देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तुम्हारा साहस देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम मेरे मन की मुराद पूरी कर सकोगे। अजय सिंह ने कड़क कर पूछा, दैत्य, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे हाथों में किस सुंदरी की लाश है? और तुम्हारे मन का क्या मुराद है जो मैं पूरी कर सकता हूं? दैत्य ने कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम वृकोदर है। एक समय मैं तुम्हारी तरह एक राजा था। तुमने मालवा नरेश रत्नेश सिंह का नाम अवश्य सुना होगा, जिसे बैताल सिद्ध जादूगर ने अचानक गायब कर दिया था और उसकी बुआ रानी को उसकी बात ना मानने पर मैना बनाकर पिंजरे में बंद कर लिया था। मैं वही अभागा राजा रत्नेश हूं और मेरे हाथों में जिस सुंदरी को बेहोश देख रहे हो, यह मेरी रानी केतकी है। बैताल सिद्ध ने मुझे यह योनि प्रदान की है और जो उसके कब्जे में रहते हुए भी सदा मेरा नाम लिया करती थी, उसने मनुष्य बनाकर मेरे पास भेज दिया है ताकि केतकी दैत्य समझकर कुछ दिन में मुझसे घृणा करने लगे और पुनः बैताल सिद्ध के पास वापस लौट जाए। किंतु राजपुत्र, मैं यह हरगिज न होने दूंगा। मैं रोज रात्रि के अवसान समय में उस कुटी में स्थित कपालिक कालकूट की प्रार्थना करता हूं ताकि शीघ्र ही मुझे इस योनि से छुटकारा मिले और फिर केतकी मुझे देखकर बेहोश न हो जाया करे, जैसा कि वह इस अवस्था में है। दैत्य वक्रोदर की बातें सुनकर राजकुमार अजय सिंह को धैर्य बंधी। उसने सारी बातें क्रमशः वक्रोदर से बताई और भयंकर घाटी का रास्ता और बैताल सिद्ध को मारने का उपाय पूछा। राजकुमार के इस तरह प्रश्न पर वक्रोदर ने कहा, महाराज, मैं आपको भयंकर घाटी का रास्ता तो बता सकता हूं, किंतु बैताल सिद्ध के मारने का उपाय मुझे नहीं मालूम है। राजकुमार ने सोचा कि
पहले भयंकर घाटी का रास्ता तो जान लूं, फिर वहां पहुंचकर बैताल सिद्ध को मारने की कोई तरकीब निकाल लूंगा। मित्रों, आपको कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आगे कथा को सुनना है उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।